हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइंडर एकेडमी। आज जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा सेवन टॉपिक जो है हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल का। एंशिएंट हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे, तो मौर्यन एम्पायर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 6 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री हमारा ऑलमोस्ट 50% जो कवर हो चुका है। ऑलमोस्ट मतलब 50% कवर हो ही चुका है, क्योंकि 12 टॉपिक्स होते हैं अराउंड एंशिएंट हिस्ट्री में जो आपका सिलेबस है उसमें। तो 6 हमारे हो चुके हैं, सेवंथ आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा करते हैं, सिलेबस जो है डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। सिलेबस हमें पता होना चाहिए, और मैं बार-बार बोल चुका हूँ कि इस सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स दिए हैं, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर आपके पास 200 से 300 अगर वर्ड्स है, तो आपका काम हो जाएगा। और प्लस आपको प्रीवियस से क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने होंगे। अगर इसका ये 2 चीज़ें अगर आपने कर ली, प्रीवियस से क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी अ, सिलेबस के या फिर किसी भी एग्जाम के, और प्लस जो यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल में जो आपको पॉइंट्स दिए, जैसे कि फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर है, चंद्रगुप्त है, फिर वो कौटिल्य और उसके अर्थशास्त्र, अशोका के बारे में, कंसेप्ट ऑफ धम्म क्या है, एडिक्ट क्या होती है, पॉलिटी क्या होती है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इन सबके ऊपर अगर अगर आपके पास 200 से 300 वर्ड्स भी अगर अवेलेबल है ना, तो आपका काम हो जाएगा। आपको इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है? तो ये सिलेबस है, आप देख सकते हो। तो इस सिलेबस को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज तो हम सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे, और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की स्टडी करना। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देखना होगा। उससे क्या होता है, उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे नेचर ऑफ अशोका के धम्म धम्म के ऊपर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कितनी बार रिपीट होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रिपीट हुआ है ना? फिर उसके बाद आपको आगे देखने को ही मिलेगा, ये जो क्वेश्चन है ये और 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये एक इसका एडवांटेज होता है। और दूसरा एडवांटेज ये होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद हमें एक ट्रेंड पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है। जो रिसोर्सेज आप यूज़ करते हो, जैसे कि भूपिंदर सिंह हो गया, वो आपको पता है कितना बल्कि है, और मतलब इर्रिलेवेंट चीज़ें उसमें काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है? हाँ, वो अलग बात है कि हमारे जो पेड नोट्स है उसमें हमने सारी रिलेवेंट चीज़ें डाली, और काफ़ी एग्ज़ॉस्टिव तरीके से जो है वो हमारे नोट्स कवर किए। तो जो लोग परचेज़ करना चाहते हैं, वो हमारे जो है नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? बाकी जो हमारा वीडियो कोर्स है, वहाँ से तो हम 60 टू 70% जो है कंसेप्चुअल ऑप्शनल जो कवर कर ही रहे हैं। बाकी अ, अगर 100% आप कवर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी बुक ना पढ़नी पड़े हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, तो आप जो है कोर्सेज़ हमारे खरीद सकते हो। काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेज़ है। ठीक है, फिर हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा 2022 से मतलब स्टार्ट करेंगे, 2021 से। ठीक है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 2021 का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया किस टॉपिक के ऊपर है। टॉपिक है यहाँ पे कौटिल्य की अर्थशास्त्र। और अगर आपने सिलेबस देखा होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कौटिल्य एंड इट्स अर्थशास्त्र। मतलब कि हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता ही है। तो आपके पास हर टॉपिक के ऊपर अगर 200 वर्ड्स है, 200 300 वर्ड, तो आप क्वेश्चन को आसान से या फिर आराम से जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाउ वुड यू कैरेक्टराइज द नेचर ऑफ मौर्यन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र। मतलब कि जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, इसके बेसिस पे आप जो मॉडर्न स्टेट का जो नेचर है वो किस तरीके से एक तरीके से एक्सप्लेन करोगे या फिर आप समझते हो। ठीक है? तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि जैसे कि मॉडर्न जो स्टेट था उसका नेचर क्या है? नेचर मतलब कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था, उसका पॉलिटिकल सेटअप क्या था, यही यहाँ पे पूछा गया है। फिर वहाँ पे सोसाइटी किस तरीके से थी। ठीक है? तो यही नेचर होता है। नेचर मतलब एक तरीके से वहाँ का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था। तो ये आप अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की, उसके बेसिस पे आंसर कर सकते हो। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। जैसे कि वहाँ पे आपको बताना होगा कि कौटिल्य ने कहा था कि जो राजा होना चाहिए वो एब्सोल्यूट मोनार्क होना चाहिए। काफ़ी मतलब उस वो जो राजा होगा ना, वो एक तरीके से डिक्टेटर होना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का कहना था। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, मतलब उसको डिक्टेटर तो होना चाहिए, उसको अपनी मर्ज़ी से करना चाहिए, लेकिन उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात सुननी चाहिए, अपने मिनिस्टर्स को सुनना चाहिए। ठीक है? ये भी उसने कहा था। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर कौटिल्य जो है वो मिनिस्टर था चंद्रगुप्त के टाइम पे या फिर मौर्यन डायनेस्टी में, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसकी ज़्यादातर जो बातें होंगी या फिर अर्थशास्त्र में ज़्यादातर जो बातें लिखी गई होंगी, वो उन्होंने अप्लाई की होंगी। ठीक है? और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया, जैसे कि स्पाई सिस्टम होनी चाहिए, सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम होनी चाहिए, मतलब पूरे जितना भी साम्राज्य होगा वहाँ पे कंट्रोल जो है राजा का ही होना चाहिए, सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह उसको ही करनी चाहिए। तो एक तरीके से सेंट्रलाइज़ और ऑटोक्रेटिक रूल की यहाँ पे अर्थशास्त्र जो है वो बात करता है। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी होगी, वैसे तो हम पढ़ेंगे जब हम अर्थशास्त्र को डिस्कस करेंगे तब, कि अर्थशास्त्र जो है ना, ये नॉर्मेटिव बुक है, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है। मतलब कि इसने मॉडर्न स्टेट को डिस्क्राइब नहीं किया कि किस तरीके से मॉडर्न स्टेट रूल कर रहा था, या फिर क्या पॉलिटी थी वहाँ पे, या क्या ये सोसाइटी थी। बस ये एक पोटेंशियल स्टेट किस तरीके से होना चाहिए, ये एक्सप्लेन करता है। कौन? अर्थशास्त्र। तो आपको ये समझना हो, ठीक है? ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि क्या नॉर्मेटिव होता है, क्या डिस्क्रिप्टिव होता है, लेकिन आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2019 में आया था। 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होते ही।
अभी पैटर्न चेंज हो चुका है, ज़्यादातर 20 मार्क्स के लिए आएंगे, मतलब 15 मार्क्स के लिए होते हैं क्वेश्चन, और कुछ 10 मार्क का क्वेश्चन होते हैं, वो मेडिवल मॉडर्न और वर्ल्ड में आते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपका, वो मैप के ऊपर होता है 50 मार्क्स का, तो वैसे सेम क्वेश्चन जो मेडिवल मॉडर्न वर्ल्ड में आते हैं 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वहाँ पे मैप नहीं आएंगे, तो बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो 15 मार्क्स के लिए आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि एक्सप्लेन हाउ अशोका यूज रिलीजन, मतलब अशोका ने रिलीजन का किस तरह से इस्तेमाल किया एज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल एग्राइडमेंट, मतलब कि पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए रिलीजन का किस तरह से इस्तेमाल किया अशोका ने। तो आप जो है, जब आप अशोक के धम्म के पॉलिसी के बारे में पढ़ोगे, अशोका की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में पढ़ोगे, जैसे कैसे उसने बुद्धिज्म को प्रमोट किया और फिर दुनिया में उसको फैलाया, और उसी के साथ उसके जो फॉरेन कॉन्टैक्ट जो थे वो काफ़ी मतलब फ्रेंडली एस्टेब्लिश हुए थे, और और सारी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हम देखेंगे आगे जब डिस्कस करेंगे, तो अशोका के मतलब उसका जो रिलीजन था, उसके क्या व्यूज़ थे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब यहाँ पे अगर हम आंसर्स डिस्कस कर लेंगे ना, तो फिर आगे जो है वो थोड़ा मतलब समझ में भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि हमने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया ना। तो बस हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, हमारा जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस में ही से टॉपिक आ रहे हैं। क्वेश्चन हम इसलिए डिस्कस करते हैं, देखो यहाँ पे दोनों जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे रिलीजन के बारे में पूछा है, अशोका दिया टॉपिक अशोका, और यहाँ पे रिलीजन, और रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, मतलब कि क्वेश्चन जो है टॉपिक, मतलब जो क्वेश्चन आएंगे वो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आएंगे, है ना। तो यहाँ से आपको टॉपिक या फिर सिलेबस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग शुंगा पीरियड, शुंगा पीरियड के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब शुंगा हमारे टॉपिक में मेंशन होगा कहीं ना कहीं, हमने देखा। तो यहाँ पे पूछा गया कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो डेवलप हुआ था ड्यूरिंग शुंगा पीरियड, वो ये जो बिलीफ है, क्या बिलीफ है कि जो शुंगास थे वो एंटी बुद्धिस्ट थे, इसको बिलाइज करता है, मतलब इसको झूठ साबित करता है। तो अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको, हमने कहीं ना कहीं इस डिबेट के बारे में सुना होगा कि जो शुंगास वगैरह थे वो ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, उन्होंने मौर्य का जो लास्ट रूलर था बृहद्रथ, ठीक है, उसको मार दिया था, और फिर शुंगा डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि बुद्धिज्म इतने ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था ड्यूरिंग शुंगाज, और काफ़ी ज़्यादा जो है मैसेक्रीज वगैरह हुई थी। लेकिन जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात जब करते हैं, जब आर्किटेक्चर जो डेवलप हुआ था शुंगाज पीरियड की दौरान, तो फिर यहाँ से पता चल जाता है कि कैसे जो है वो ये एंटी बुद्धिस्ट नहीं थे। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे कि जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा है ड्यूरिंग शुंगास पीरियड, वो इस थॉट्स को, इस बिलीफ्स को, इन इन डिस्कशंस को जो है वो एक तरीके से बिलाइज कर रहे हैं, मतलब झूठ साबित कर रहे हैं कि वो एंटी बुद्धिस्ट थे, क्योंकि काफी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हुई थी ड्यूरिंग शुंगास पीरियड। क्वेश्चन काफी आसान है, अगर आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था ड्यूरिंग शुंगास पीरियड अगर वो पता है तो। फिर डू यू एग्री विद द पॉपुलर व्यू दैट Maurya established a unitary and highly centralized if not monolithic state system? तो वही मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, किस तरह से क्वालिटी थी, तो नेचर क्या था, उसी के ऊपर क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन सेम ही है, बस यहाँ पे कौटिल्य का नाम डाल दिया, यहाँ पे कौटिल्य का नाम नहीं डाला है। तो आप यहाँ पे कौटिल्य को कोट कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू कौटिल्य ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, यूनिटरी सिस्टम की उसने बात की थी, सेंट्रलाइज मोनार्की की उसने बात की थी, एब्सोल्यूट मोनार्की की उसने बात की थी। जो पॉपुलर व्यू है कि ठीक है, मौर्य जो थे उन्होंने यूनिटरी और हाईली सेंट्रलाइज एक एम्पायर खड़ा किया था। क्या आप इससे एग्री करते हो? तो आप बोल सकते हो, अगर आपको लग रहा है एग्री करते हो तो आप करो एग्री, और अगर आपको नहीं लग रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन योर एनालिसिस, ठीक है। तो देखेंगे हम आगे चल के, जब हम डिस्कस करेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। क्वेश्चन काफी आसान है। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, 2017 में क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स के लिए, कि अशोका का जो धम्मा का कंसेप्ट है, ठीक है, अशोका का धम्मा कंसेप्ट क्या है, बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। उसमें एक तरीके से आपका वे ऑफ लाइफ जो है बताया गया है कि आपको किस तरह से जीवन जीना है, उसी को अशोका का धम्मा बोला गया है। मतलब जैसे कि आपको बड़ों की इज्जत करनी है, आपको दूसरे रिलीजन्स की इज्जत करनी है, आप में टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है, आपको आपकी जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो सही होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अशोका के धम्मे में काफी चीजें तो बताई गई है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि अशोका का जो धम्मा है, अशोका का जो धम्म है, ये इसका जो आपको इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलेगा अशोका के धम्म के बारे में। तो इसका जो रूट है धम्म पॉलिसी का, इसका जो बेस है वो वैदिक और उपनिषदिक लिटरेचर में है। तो आपको डिस्कस करना है कि किस तरीके से है तो है, किस तरीके से नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो डिस्कशन बोला गया है, मतलब कि आपको इसी स्टेटमेंट को जो है यहाँ पे एनालाइज करना है कि अशोका के धम्म का जो कंसेप्ट है, जैसे कि उनके इंस्क्रिप्शन से आपको देखने को मिलेगा, हैड इट इज रूट इन वैदिक एंड उपनिषदिक लिटरेचर। तो आपको बताना होगा कि ठीक है, अशोका के पहले आपको अशोका के धम्म के पॉलिसी के बारे में बताना होगा, किस तरह से अशोक के धम्म की पॉलिसी है, क्या उसका कंटेंट है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसके फीचर्स है। फिर आपको बताना होगा कि हाँ ठीक है, इनके ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको उपनिषद और वेदों में मिलेंगे, और फिर आप बोल सकते हो कि ठीक है, उसने वहां से लिया था कुछ, लेकिन उसके ऊपर बुद्धिज्म का भी इम्पैक्ट है, लेकिन अल्टीमेटली बुद्धिज्म जो है
उनके बुद्धिज्म के ऊपर भी कुछ मतलब जो चीज़ें थी, कुछ प्रिंसिपल्स थे, वो वेद और उपनिषद से आते थे, वेदों से तो नहीं आते थे, उपनिषद से आते थे, ठीक है। वेदों को तो उन्होंने मतलब जैनिज्म और बुद्धिज्म ने बिल्कुल नकार दिया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उपनिषद जो है ना, उनका काफ़ी प्रभाव था गौतम बुद्ध और महावीर जैन वगैरह के ऊपर। तो आप बोल सकते हो कि ठीक है, इस तरीके से जो है अशोका के धम्म का जो कंसेप्ट था, वो थोड़ा बहुत जो है उपनिषद से आपको मिलता-जुलता मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। जब हम डिस्कस करेंगे ना सारी चीज़ें, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। बस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे तो वैदिक एंड उपनिषद के ऊपर क्वेश्चन है ना? मतलब ये जो टॉपिक था वो तो कितना पुराना टॉपिक है। जब हम वेदों की बात करते हैं तो वहाँ पे ये आता है वेद और उपनिषद। लेकिन यहाँ पे तो हम अभी 7th टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपको यहाँ पे सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ना है। आपको जो हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है वो एकदम फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगी, तो लास्ट लेक्चर तक आपको सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड रखनी होगी। आपको एनालाइज़ करना होगा कि ये पॉइंट आगे चल के किस पॉइंट से जो है जुड़ सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे उन्होंने वेद और उपनिषद को जो है अशोका के धम्म पॉलिसी से कनेक्ट कर दिया है। तो अगर आप बस ऐसा मान लोगे कि यूनिवर्सिटी टाइप क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? जैसे कि पहले आते थे, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ कैसे आते थे। जो क्वेश्चन आते थे ना पहले, वो इस तरीके से आते थे। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते थे, जैसे कि देखो, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन। अभी ये यूनिवर्सिटी टाइप क्वेश्चन है, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, तो आपको यहाँ पे सीधा-सीधा एक्सप्लेन करना है अशोका की इंस्क्रिप्शन क्या थी, जो काफ़ी आसान है, कोई भी क्वेश्चन के आंसर दे सकता है। फिर राइट अ शॉर्ट एसे ऑन मॉडर्न म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन आर्किटेक्चर एंड आर्टिस्टिक फीचर्स ऑफ द ग्रेट स्तूपा। तो ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आएँगे। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत मतलब करना भी मत, क्योंकि ये पैटर्न अभी चला चुका है, मतलब जा चुका है। और ऐसे क्वेश्चंस जो है वो पहले आते थे और काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे, लेकिन तब क्या होता था, सिंपल क्वेश्चन तो थे लेकिन तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी सिविल सर्विस के बारे में। काफ़ी कम ही लोग यहाँ पे जाते थे और तब राइटिंग स्पीड आपको काफ़ी रखनी पड़ती थी। वो तो अभी भी रखनी पड़ती है, लेकिन अभी काफ़ी एनालिटिकल और काफ़ी जो है वो चीज़ें मुश्किल कर दी गई है और सिंपल क्वेश्चन अभी नहीं आएँगे ऐसे। तो आपको समझना होगा कि आपको बस रटना नहीं है सिलेबस को, आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए हर टॉपिक के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर, कि ठीक है, इसको आप किस तरीके से किसी और पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हो। मतलब कि आपको एनालिटिकल माइंडसेट से अभी सिलेबस को पढ़ना है, चीज़ों को देखना है। फिर 2015 का क्वेश्चन देख लेते, क्या है कि आपको यहाँ पे जो इंडिया का जो कॉन्टैक्ट था विद वेस्टर्न एशिया एंड मेडिटेरेनियन रीजन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, उसको उसका क्या नेचर था? किस तरीके से वो कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ था और उसके क्या इम्पैक्ट हुए थे इंडिया के ऊपर? ठीक है? तो इसको आपको डिस्कस करना होगा। तो यहाँ पे आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको मौर्यन पीरियड बोला गया, मतलब आपको चंद्रगुप्त के टाइम पे जो कॉन्टैक्ट थे वेस्टर्न एशिया के साथ, मेडिटेरेनियन रीजन के साथ, वो आपको बताने होंगे। फिर बिंदुसार जो है उसके वक़्त के बताने होंगे किस तरह से बिंदुसार जो था उसके जो हेलेनिस्टिक किंग्स थे वो एक तरीके से दोस्त थे और फिर काफ़ी चीज़ें चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी होती थी। फिर अशोका के वक़्त किस तरीके से मेडिटेरियन रीजन तक भी बुद्धिज़्म को फैलाया गया था थ्रू उसने जो मैसेंजर्स वगैरह भेजे थे, ठीक है? जो धम्म महात्मा वगैरह भेजे थे। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि क्या नेचर था, क्या इम्पैक्ट हुआ था, फिर उसकी ओर ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी बढ़ा था, आर्किटेक्चर जो इसमें काफ़ी इंटरेक्शन वगैरह हुआ था। तो क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल है, इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। 2014 का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो, अगर आप वीडियोज़ को देख रहे हो और अगर आप हमारे पेड नोट्स पढ़ रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब इतने आसान क्वेश्चन है कि आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर डिस्कस द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्टोरियंस अबाउट द नेचर ऑफ अशोका धम्मा। अभी अशोका का जो धम्मा है, उसको अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया है अलग-अलग हिस्टोरियंस के द्वारा। तो उसको आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। तो ये हम देखेंगे, जब अशोका के धम्मा की पॉलिसी को देखेंगे, तो अलग-अलग हिस्टोरियंस के क्या व्यूज़ है इसके ऊपर वो देखेंगे ही हम। तो डिड हिज प्रिंसिपल ऑफ धम्म विजय रेंडर मौर्यन एम्पायर मिलिटरीली वीक। तो ये भी एक डिबेट है कि क्या अशोका के धम्मा पॉलिसी की वजह से ही मौर्यन एम्पायर का जो है वो डिक्लाइन हुआ था। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, बिल्कुल हुआ था, क्योंकि उसने फिर भेरी घोष की पॉलिसी छोड़ दी थी। भेरी घोष मतलब कि जो वॉर्स वगैरह होते हैं ना, उसकी पॉलिसी छोड़ दी थी और धम्म घोष की पॉलिसी अपना ली थी, मतलब शांति की पॉलिसी अपना ली थी। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उसने बुद्धिज़्म को अपनाया था, बिल्कुल वो साध्वी बन गया था। उस बुद्धिज़्म को अपनाने के बाद भी, कलिंगा वॉर के बाद भी काफ़ी मतलब रिवोल्ट्स वगैरह हुए थे वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, तो वहाँ पे उसने सप्रेस किया था उसको, मतलब रिवोल्ट वगैरह को। तो इस तरह से अलग-अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं जो आपको वहाँ पे मतलब देने होंगे। तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, जब हम देखेंगे कि क्या धम्म पॉलिसी थी और किस तरीके से जो फैक्टर्स रहे रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो वहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। फिर सोशल नॉर्म्स जो है वुमेन के लिए धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र, मतलब धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में सोशल नॉर्म्स वुमेन के लिए बनाए गए हैं। वो वर्णाश्रम ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो मतलब इतना मतलब आसान तो है ही नहीं, आसान तो बोल ही सकता मैं। ये क्वेश्चन जो है ना, आप किसी एक टॉपिक को पढ़ के, जैसे कि सपोज़ आपने मौर्यन एम्पायर पढ़ लिया या फिर आपने वैदिक पीरियड को पढ़ लिया, ठीक है? तो इनको पढ़ के आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये टोटल जो हिस्ट्री है आपकी, है ना? टोटल जो हिस्ट्री है, उस टोटल हिस्ट्री के बेसिस पे क्वेश्चन है ये। एंशिएंट हिस्ट्री में
जो ये टेक्स्ट लिखे गए धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र, तो सबसे पहले आपको धर्मशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए कि धर्मशास्त्र में क्या है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने सोर्सेज वगैरह वाला टॉपिक डिस्कस किया था, सबसे पहला वाला। फिर अर्थशास्त्र क्या है आपको पता होना चाहिए, और इनमें क्या सोशल नॉर्म दिए गए, क्या रूल्स दिए गए वुमेन्स के लिए, वो आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वर्णाश्रम सिस्टम क्या है, वर्ण प्लस आश्रम, तो वर्ण जो है हमारी 4 वर्ण सिस्टम, और फिर आश्रम सिस्टम, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इन सबको एनालाइज करने के बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन अभी तक जो पूछा गया है पिछले 7 से 8 सालों में हिस्ट्री ऑफ का, ये यही है। तो इसको अटेम्प्ट वही लोग वही कर सकेंगे जिनका टोटल एनालिटिकल माइंडसेट है, जो चीज़ों को हर पॉइंट जिसकी क्लियर है, मतलब जितना भी अब तक जो है हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, आपका वो क्लियर होना चाहिए कि आपको धर्माश्रम के बारे में पता होना चाहिए क्या है, धर्मशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में पता होना चाहिए क्या है, और वर्णाश्रम ट्रेडिशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन जो है काफ़ी कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो मतलब सॉल्व होते ही नहीं ज़्यादातर स्टूडेंट्स से, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सोलिटरीली सिलेबस को पढ़ते हैं, मतलब सेग्रीगेट करते करके सिलेबस को पढ़ेंगे। जैसे कि उन्होंने अगर वैदिक कल्चर को पढ़ लिया, तो फिर वैदिक कल्चर को वहीं पे रख देंगे, वो आगे चले जाएंगे और आगे जो है महाजनपद को पढ़ेंगे, महाजनपद को खत्म कर लेंगे, फिर मौर्यन पीरियड को पढ़ लेंगे। तो लेकिन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर मौर्यन एम्पायर हो जाएगा तो फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कुशानाज वगैरह के बारे में। लेकिन ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये काफी कम लोगों को समझ में आता है, और इस हिसाब से काफी कम स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसीलिए मेंस जो है ना इतनी मुश्किल मानी जाती है, डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल हो चुके हैं 2013 के बाद, यूनिवर्सिटी ग्रेड क्वेश्चन अभी नहीं आते। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए जो है आपको समझ के पढ़ना है, वीडियोस को अच्छे से देखना है, 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है, और फिर आपको नोट्स पढ़नी है। ठीक है? तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इतना आसान नहीं अटेम्प्ट करना, लेकिन हम देखेंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे ना, हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हम डिस्कस करेंगे कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मतलब किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, उसके आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तो नहीं कर सकते, अभी हमें आंसर लिस्ट कवर करना है पहले। तो बाद में जब करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको देखेंगे हम किस तरीके से टैकल करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ से 2012 के पहले के जो क्वेश्चन है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी टाइप के सीधे सीधा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे अभी, तो हमें इसमें से सिर्फ एनालिटिकल क्वेश्चन को ही उठाने हैं। तो यहाँ पे अध्यक्ष का क्या रोल है बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन में, ये क्वेश्चन ठीक है रिपीट हो सकता है, थोड़ा बहुत एनालिटिकल है। तो अध्यक्ष जो थे इनका क्या रोल था ये आपको एक्सप्लेन करना होगा, सिंपल क्वेश्चन है। फिर एक्सटेंड क्या है मौर्यन एम्पायर का, ये क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आपको आपको करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। फिर नेचर ऑफ मॉडर्न स्टेट क्या है, देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। यही सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पे आया था आपका 2021 में लास्ट ईयर, नेचर ऑफ मॉडर्न स्टेट, बस यहाँ पे अर्थशास्त्र के बेसिस पे उन्होंने पूछा था, यहाँ पे सिर्फ नेचर पूछा है मॉडर्न स्टेट का। ठीक है? तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वहां पे अर्थशास्त्र के बेसिस पे पूछा है, आपको अर्थशास्त्र को यहाँ पे भी कोट करना है, ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे भी आपको अर्थशास्त्र को कोट करना ही है, लेकिन वहां पे सीधा पूछ लिया, यहाँ पे नहीं पूछा है, बस इतना डिफरेंस है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसके फीचर्स आपको बताने हैं, तो ये काफी सिंपल है सेकंड पार्ट इसका। फिर एनालाइज द कॉजेस ऑफ द सक्सेस ऑफ मगधन इंपेरियलिज्म, मगधन जो इंपेरियलिज्म है इसके कॉजेस क्या है, सक्सेस जो हुआ है मगधन इंपेरियलिज्म, आपको पता है 16 महाजनपद थे हमने पढ़े थे, उसमें से सिर्फ एक महाजनपद जो है वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाया, तो इसका क्या कारण है, और इसको आपको बताना होगा अप टू अशोका। मतलब देखो जब से हरण्यका डायनेस्टी आई थी तब से लेके आपको अशोका तक सारे के सारे रूलर्स को कोट करना होगा, और उन्होंने किस तरीके से जो मगधन इंपेरियलिज्म में रोल प्ले किया उसको आपको बताना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी आते हैं, है ना? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है बिल्कुल इस तरीके से, मतलब डायरेक्ट नहीं होगा लेकिन इनडायरेक्टली हो सकता है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देख सकते हो कि आप किस तरीके से अशोका ने कंट्रीब्यूट किया था मोरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वेलफेयर में लोगों के, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये आपको एडिक्ट से आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, जो एडिक्ट से ना अशोका पूछते हैं। फिर एग्जामिन द सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर मोरन डायनेस्टी के लिए जो सोर्सेस है वो क्या है, तो ये क्वेश्चन मतलब आने के चांसेस थोड़े कम है, मीडियम चांसेस है, क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है, सोर्सेस को आपको एग्जामिन करना होगा। ठीक है? जो बुद्धिस्ट सोर्स थे, जैनिज्म वाले सोर्स थे, पुराना थे, जो अर्थशास्त्र है, जो इंडिका ऑफ मेगास्थीन्स है, फॉरेन सोर्सेस है, इंस्क्रिप्शन है, तो इन सबको आपको एनालाइज करना होगा। क्वेश्चन इतना आसान नहीं है लेकिन ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे स्पेशली अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए बोला गया, क्योंकि 60 मार्क्स का क्वेश्चन है ना? तो 30 मार्क्स आएंगे, 30 to 40 मार्क्स आपके सोर्सेस को डिस्कस करने के लिए थे उस वक्त, और फिर 20 मार्क्स जो थे अशोका के इंस्क्रिप्शन के लिए थे। लेकिन अभी क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, सिर्फ 50 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन बस इतना होगा अभी, या फिर स्पेशली इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, दोनों में से एक के मतलब एक टॉपिक के ऊपर आएगा यहाँ पे। ठीक है? ये तो क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे, तो इसको भूल ही जाओ। फिर डिटरमाइन द वेरासिटी ऑफ मेगास्थनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ अदर कंटेम्पररी एविडेंसेस। अभी इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन काफी मतलब अगर आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर इस वर्ड का मतलब ही समझ में आया तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है देखो अभी,
पहले आप समझ लो आपके हिसाब से जो आप समझ पाते हो, ठीक है? मैं आपको थोड़ा मतलब आप पॉज़ करके समझ लो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? होप आपने पॉज़ करके समझ लिया होगा कि इसका मतलब क्या है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे पूछा गया कि मेगास्थनीज ने जो इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब किया, इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी को, उसमें और जो कंटेम्परेरी एविडेंस है उस वक़्त की, इसमें काफ़ी चेंजेस है, मतलब काफ़ी डिफरेंसेस है, कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो ये वेरासिटी का यहाँ पे मतलब है, ठीक है ना? वेरिएशन नहीं, मतलब वही वेरासिटी मतलब वेरिएशन, एक तरीके से डिस्क्रिपेंसीज़ क्या है, एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। जैसे कि मेगास्थनीज ने कहा था कि इंडिया में स्लेवरी नहीं थी, सोसाइटी के बारे में जब वो डिस्कस कर रहा था, इंडिया में लोग जो थे वो उधार नहीं लेते थे। इंडिया में जो फार्मर्स थे उनको काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया जाता था। ऐसा मेगास्थनीज ने कहा था। लेकिन अगर आप उस वक़्त के मतलब कंटेम्परेरी अगर एविडेंसेस देखो तो बिल्कुल आपको पता चलेगा कि वहाँ पे स्लेवरी भी थी, वहाँ पे सोसाइटी में फार्मर्स की कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं थी। फिर इकोनॉमी के बारे में जब ये बोलता है कि वहाँ पे यूजरी वगैरह अलाउ नहीं थी, मतलब उधार वगैरह लेना अलाउ नहीं था। बिल्कुल अलाउ तो नहीं था ब्राह्मणिज़्म में, लेकिन बाकी जो रिलिजन्स थे जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वहाँ पे अलाउ थे, तो ज़्यादातर लोग उसी को फॉलो कर रहे थे। फिर इसने ये भी कहा था कि इंडियंस जो है उनको पढ़ना-लिखना नहीं आता। तो ये तो गलत था, हम तो वैदिक सिविलाइजेशन से मतलब पढ़ना-लिखना जानते हैं इंडियन सोसाइटी में, ठीक है? ज़्यादातर लोगों को नहीं आता, ऐसा इसने बोला था। तो ये आपको वेरिसिटी देखने को मिलेगी, वेरासिटी मतलब कि एक तरीके से डिस्क्रिप्शन से देखने को मिलेगी मेगास्थनीज के डिस्क्रिप्शन में और बाकी जो कंटेम्पोरेरी एविडेंस है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना होगा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग-अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो। फिर एग्जामाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकास रॉक एडिक्ट 13, मतलब रॉक एडिक्ट 13 के ऊपर स्पेशल क्वेश्चन है ये, ठीक है? फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, मतलब मौर्यन एम्पायर का जो बाउंड्रीज है उनको डिटरमाइन करने के लिए रॉक एडिक्ट 13 जो है किस तरीके से हेल्पफुल है। क्यों ये क्वेश्चन रॉक एडिक्ट 13 के ऊपर आया? क्योंकि रॉक एडिक्ट 13 में मौर्यन जो एक्सटेंट है, जो बाउंड्री है, उसको यहाँ पे बताया गया है कि ठीक है वहाँ पे पांड्या चोराज वगैरह थे, उनकी बाउंड्री सदर्न बाउंड्रीज पे इस तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो इसीलिए जो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रॉक एडिक्ट 13 कुछ कुछ रॉक एडिक्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। तो डिड अशोका's policy and reforms contribute to fall of empire? अभी यहाँ पे बोला गया कि अशोका ने जो रिफॉर्म लाए थे, जो पॉलिसीज थी उसकी, धम्मघोष वगैरह की, ठीक है? क्या उसकी वजह से एम्पायर फॉल हुआ है? तो ठीक है, जब हम एम्पायर के फॉल के कारण देखेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है ना? देखो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर के ऊपर एक क्वेश्चन आप बोल सकते हो। आर्किटेक्चर के ऊपर, आर्ट आर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ना? एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। एडिट के ऊपर भी क्वेश्चन हमने देख लिया। मतलब एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट के ऊपर भी हमने क्वेश्चन देख लिया था अभी। 2015 या 16 का क्वेश्चन था वो, मेडिटेरियन वर्ल्ड के साथ या फिर फॉरेन कॉन्टैक्ट के बारे में पूछा गया था। तो हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, हर टॉपिक। इसीलिए सिलेबस का हर टॉपिक, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है और हर पॉइंट के ऊपर आपके पास एटलीस्ट 200 टू 300 वर्ड्स होने चाहिए। और अगर आपके पास है, अगर आप थोड़ा एनालिटिकल माइंडसेट से अगर पढ़ रहे हो, तो आप क्वेश्चन जो है हिस्ट्री ऑप्शन को इतना मुश्किल नहीं है स्कोर करना, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ठीक है? फिर ऐसे देख लेते कि यहाँ पे पूछा गया कि देखो नेचर ऑफ अशोका धम्म के ऊपर फिर से क्वेश्चन आया, तो कितनी बार हमने क्वेश्चन देख लिया यहाँ पे? अभी अभी तक 2 बार देख चुके हैं और 2 क्वेश्चन यहाँ पे फिर से। एनालाइज द पॉलिसी ऑफ अशोका धम्म एंड अकाउंट फॉर इट्स फेलियर, क्या रीजन थे उसके फेलियर होने के, ठीक है? और क्या ये रिस्पॉन्सिबल था डाउनफॉल ऑफ एम्पायर? तो सेम क्वेश्चन हमने अभी देखा था, सेम क्वेश्चन था अशोका के धम्मा के ऊपर, और क्या धम्मा जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉल ऑफ एम्पायर? तो सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है। मतलब आप समझ सकते हो ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सोर्सेज के ऊपर फिर से क्वेश्चन आया, अभी हमने देखा था सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है? फिर जो है ब्रिंग आउट द एलिमेंट ऑफ चेंजेस एंड कंटिन्यूटी इन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी, देखो फिर से फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो हर टॉपिक के आपको छोड़ना, सिलेबस जितना भी दिया ना उतना अगर आपने पूरा कर लिया, है ना? जितने भी पॉइंट दिए उतने अगर आपने पूरे कर लिए तो हो गया फिर आपका सिलेबस जो है वो आपका कवर हो जाएगा। और एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्य, ठीक है? डिस्कस ब्रीफली द कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। क्वेश्चन वही रिपीट होते होते हैं, ठीक है? वही से आते हैं, तोड़ मरोड़ के कुछ वर्ड बदल के सेम क्वेश्चन जो आते रहते हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया कि इकोनॉमिक फैक्टर जो है वही खुद रिस्पॉन्सिबल थे, मतलब अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो रिपीट हो जाते हैं, तो सिलेबस जो है काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, और इसीलिए सिलेबस जो आपको देखना होगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर तो हम डिस्कशन मतलब लेक्चर्स लाएंगे ही बाद में आगे चल के। अभी तो फिर हमें सिलेबस जो कंप्लीट करना है। वैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो ट्रेंड देख ही रहे ना जब हम कोई भी टॉपिक देखते हैं तो ठीक है। आज का लेक्चर जो यहाँ पे हम यही पे रुकेंगे। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे ना वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मौर्य एम्पायर, ठीक है? इसी लेक्चर में हम कर सकते थे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं करूँगा, थोड़ा काम है मुझे भी। तो ये आगे चलेंगे, आगे चल के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो शाम को आएगा, फिर कल मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे मॉडर्न एम्पायर को, फिर उसके क्या सोर्सेज थे, ओरिजिन वगैरह लिटरेरी सोर्सेज जो थे, ठीक है? जैन सोर्सेज, पुराना अर्थशास्त्र को यहाँ पे हम फिर से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? मुद्रा राक्षस को देखेंगे क्या इसमें किस तरीके से जो है वो, मतलब सारी स्टोरीज वगैरह सारा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, जितनी भी स्टोरीज वगैरह। फिर फॉरेन सोर्सेज क्या थे, मेगास्थनीज का इंडिका था, डेमाइकस वगैरह के बारे में देखेंगे, है ना? फिर जस्टिन और प्लूटार्ची, कुछ ग्रीक रोमन राइटर्स वगैरह थे,
फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या कहते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। फिर अशोका के एडिक्ट्स को देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये अशोका के जो रॉक इंस्क्रिप्शन है ना, पिलर रॉक इंस्क्रिप्शन, ये पिलर इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने रॉक इंस्क्रिप्शन कर दिया। ये पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, अशोका का धौली में देखा गया है। ये मेजर रॉक एडिक्ट्स है, ये माइनर रॉक एडिक्ट्स है। तो ये इस तरीके से रॉक एडिक्ट्स थे, ठीक है। फिर मैप वगैरह भी मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, तो ठीक है। ये आप देख सकते हो मौर्यन एम्पायर कितना फैला था। ऑलमोस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट का 80 to 90% एरिया जो इसने कवर कर लिया था मौर्यन एम्पायर में। तो काफ़ी जो है मतलब दुनिया में उस वक़्त सबसे बड़ा एम्पायर यही था, मतलब अलेक्जेंडर के बाद में, ठीक है? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट यहाँ पे मौर्यन एम्पायर में कवर किया है, और इसीलिए इसको मौर्यन एम्पायर कहा जाता है। मगधन डायनेस्टी, सॉरी, मगधन एम्पायर के अंदर आप हमने अब तक क्या देखा था, डायनेस्टीज़ को देखा था। लेकिन ये पहले ही डायनेस्टी है मौर्यन डायनेस्टी, जिसको मौर्यन डायनेस्टी नहीं मौर्यन एम्पायर कहा गया है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, और इसके बाद फिर से शुंगा जो है, फिर शुंगा को डायनेस्टी बोला जाता है, शुंगा एम्पायर नहीं बोला जाता, क्योंकि शुंगा ने कितना रोल किया, मतलब उनका रूल कहाँ पे था, तो बस इतनी एरिया में था। तो इसीलिए मौर्यन एम्पायर जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो किस तरीके से जो है नंदा एम्पायर को एक्सटेंड किया था, चंद्रगुप्त ने कॉन्केस्ट किया था, चंद्रगुप्त बिंदुसार ने, और फिर आपके अशोका ने पूरा का पूरा जो है फैला दिया था पूरे इंडियन सत्ता। काफी चीजें जो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये अशोका के कलिंगा वार के बाद जो मौर्यन एम्पायर का जो एक्सटेंट था, जो बाउंड्रीज थी, आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत अगर आप देखो केरला और तमिलनाडु अगर छूट गए, तो पूरे एरिया में यहाँ पे पूरा पाकिस्तान कवर हो रहा है, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा कवर हो रहा है, यहाँ पे नेपाल, भूटान, यहाँ से आप देख सकते हो कि आसाम वगैरह तक जो हमारी बाउंड्रीज फैली हुई है, मतलब बांग्लादेश का प्रेजेंट है, बांग्लादेश वगैरह भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपकी ये बाउंड्रीज है, ज़्यादातर देखो, है ना। ये है बाउंड्री हमारे इंडिया की, इंडियन सबको बाउंड्री। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट इंडिया पूरा कवर है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के थोड़े कुछ स्टेट्स अगर छोड़ दो आप, नॉर्थ ईस्ट के जैसे कि आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश वगैरह, तो बाकी तो पूरा एरिया जो कवर कर रहा है, तो इतना बड़ा एम्पायर था मौर्यन एम्पायर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा मौर्यन एम्पायर को, ठीक है। तो लेक्चर को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक, ताकि उनको भी इनके बेनिफिट मिल जाएगी, क्योंकि फ्री लेक्चर है और डिटेल में हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। बस जो लोग पेड कोर्सेज जो है उसको खरीदना चाहते हैं, वो पेड कोर्सेज जरूर खरीदें, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे डिटेल में सिलेबस कवर हुआ है, और आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे कोर्सेज की जो है वो खास बात है, ठीक है। और कॉपी पेस्टेड मटेरियल हमारे नोट्स में नहीं है, सारा कुछ पढ़ के जो है एनालाइज करके जो है नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। और काफ़ी रीजनेबल है अगर आप देखो तो, बाकी सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के नोट्स तो आप खरीदना चाहो तो 10-15 हज़ार लग जाएंगे आपको। हमारे वही सोर्स, हमारे नोट जो है 2 से 2.5 हज़ार में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।